ससुराल की रूखी सूखी। हाँ, अब निशा की उम्र तो काफी हो गई है। इस साल उसका 28वां जन्मदिन है। तो जीजी आप उसके लिए लड़का नहीं देख रहे हो क्या? मेरी डिम्पी तो 23 की थी, हमने उसकी शादी करवा दी थी। आपको नहीं लगता आपने बड़ी देर कर दी निशा की शादी में? अरे क्या करे मीरा, तुझे तो पता है निशा के कई नखरे हैं लड़के को लेकर। हर बार जो रिश्ता आता है उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती है। देखते देखते अब उसकी उम्र 28 की होने वाली है। निशा को तो मैं जानती हूँ, लेकिन हम तो उसके माता पिता है, बड़े हैं, हमें तो चिंता होती है ना। वैसे उसे किस तरह का जीवन साथी चाहिए? पता नहीं, कभी कहती है अच्छा परिवार होना चाहिए, कभी कहती है लड़का दिखने में अच्छा होना चाहिए, कभी कहती है पढ़ा लिखा होना चाहिए। निशा के तो बहुत नखरे है जीजी, कहाँ से लाओगी आप ऐसा लड़का? पता नहीं, इसके पापा और मैं भी यही सोचते रहते हैं हर बार कि क्या करे इस लड़के का। माँ आप फिर से मौसी से बात कर रही हैं? अरे तुझे अब इसमें भी दिक्कत है क्या? अपनी बहन से बात भी ना करूं? आप ये सब बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे खाना दीजिए। चलिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे इतनी बड़ी हो गई है फिर भी माँ से खाना मांग रही है, बोलो। मैं तो फिर भी अपनी माँ से खाना मांग रही हूँ ना मौसी जी। मैंने सुना है आपकी डिम्पी तो सास से सारा खाना बनवाती है। सही सुना है क्या मैंने? अब जी मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मौसी जी सुनिए तो, कहाँ गई? अरे चुप कर, क्यों किया ऐसा? जब देखो मेरी पंचायत करती रहती है मौसी, अब मैं जवाब भी ना दूं क्या? देख निशा, अब तो बड़ी हो गई है, ये सब तुझे शोभा नहीं देता। माँ प्लीज, मुझे पता है मैं बड़ी हो गई हूँ, अब बार बार मुझे क्यों बताती रहती है? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। तू इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, लाडली है। हमने आज तक तुझे कुछ भी करने से कभी नहीं रोका, लेकिन अब हमें तेरी फिक्र हो रही है बेटा। मैंने कहाँ शादी करने से मना किया है? बस कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए, मैं तैयार हूँ। इस बार तेरे पापा और मैं तेरे लिए जो लड़का देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल तेरी पसंद का है। जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है, परिवार भी अच्छा है, लड़का दिखने में भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है, इसलिए इस बार हम निशा तेरी एक नहीं सुनेंगे। अगर लड़का अगर मगर कुछ नहीं, इस बार हम तेरा रिश्ता पक्का करके ही देंगे। माँ पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं लेते, और अब तक हमने तेरी काफी सुन ली, इस बार तुझे हमारी सुननी होगी। वो सब ठीक है पापा, लेकिन अभी आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद में रहने वाले कोठारी परिवार की बेटी निशा का रिश्ता उसके माता पिता आज गुजरात के छोटे से शहर जूनागढ़ में लेकर आए थे। निशा की पसंद के अनुसार परिवार अच्छा था, लड़का दिखने में सुंदर था और पढ़ा लिखा भी था। इस बार निशा के माता पिता को पता था कि निशा को कोई भी शिकायत नहीं होगी, इसलिए वो रिश्ता पक्का करके चले आए। क्या आपने मेरी शादी तय कर दी पापा, वो भी मुझे बिना बताए? मैंने तुझे लड़के की फोटो दिखाई थी बेटा, तूने कहा था लड़का दिखने में काफी अच्छा है। पर पापा क्या, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा कमाता है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, और क्या चाहिए तुझे? लेकिन वो जूनागढ़ में रहते हैं, आपको पता है हमारे एक मोहल्ले के बराबर है जूनागढ़। देखो जानकी, इस बार ये नया ले आई बहाना कि इसे शहर पसंद नहीं आ रहा। निशा अब ये बहुत हो रहा है तेरा बेटा। माना कि तू हमारी लाडली है, हम तुझे कुछ कहते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने तेरे लिए गलत फैसला लिया है। लेकिन माँ पापा, मैं इतने छोटे से शहर में कैसे रहूंगी? मैं यहाँ बचपन से ही अहमदाबाद में पली बड़ी हूँ, वहाँ तो बड़े शहरों जैसा कुछ भी नहीं है। बेटा तेरा मायका तो यहाँ है ना, तेरा जब भी मन करे तू यहाँ चली आना, क्यों इतना सोच रही है? एक बार तो ससुराल जाएगी तो वहीं की रहकर हो जाएगी। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है निशा, हम लोग यहाँ है ना, अगर तुझे किसी भी चीज की कमी हुई तो हम दिलवा देंगे, तू चिंता मत कर, बस इस रिश्ते के लिए यहाँ करते। ये पहली बार था जब निशा की जिद को नहीं माना गया। निशा और आर्यन का रिश्ता तय हो गया और आज उनकी सगाई हो रही थी। मम्मी ये क्या है? आजकल ऐसे ट्रेडिशनल गुजराती साड़ी कौन पहनता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, उनके शहर में यही रिवाज होगा और क्या। तूने तो कितनी साड़ी पहनी है देख। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अहमदाबाद में कौन सा फैशन चल रहा है, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद तू उन लोगों को फैशन सिखा देना बस। चलिए सगाई की रस्म को शुरू करते हैं। जी ये लीजिए अंगूठी। निशा आओ, आर्यन को अंगूठी पहनाओ। ये लो आर्यन, तुम्हारी अंगूठी। अंगूठी की डिजाइन भी गांव के जैसी पसंद की इन लोगों ने। कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होगा। निशा अंगूठी पहना बेटा। हाँ पहना रही हूँ। बहन जी, आज से आपकी बेटी हमारे घर की बहू हो गई है। अब तो हमें बस इंतजार है कि कब हम इसे अपने घर ले जाए। जितना लेट हो सके उतना प्लीज। मैंने आज ही पंडित जी से बात की है, उन्होंने कहा कि अगले महीने काफी अच्छा मुहूर्त है शादी का।
अरे वाह, फिर तो सही है। अगले महीने हम जूनागढ़ में शादी रखते हैं। हाँ ठीक है, बाकी की बातें हम फोन पर कर लेंगे। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कर लेते हैं। तेरी शादी जूनागढ़ में होने वाली है निशा? हमें तो लगा था तेरे पापा तेरी शादी अहमदाबाद के किसी रिसोर्ट पे रखने वाले। हाँ मुझे भी यही लगा था, क्योंकि वो तो तेरा जन्मदिन भी हमेशा किसी बड़ी सी होटल में रखते थे। लेकिन तेरी शादी जूनागढ़ में कर रहा है। मैंने तो सुना है वहां ढंग की शादी के हॉल तक नहीं है। हाँ, अब मेरे ससुराल वाले जूनागढ़ से हैं, तो हमें वहीं शादी करनी होगी। हाँ वो तो है, लेकिन देख मैं तो जूनागढ़ नहीं आने वाली, सॉरी। मेरा भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। तू शादी के बाद जूनागढ़ में कैसे रहेगी? यहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं नहीं, अब ऐसा कोई फर्क नहीं है। मेरा ससुराल भी काफी अच्छा खासा है, गरीब नहीं है वो लोग। गरीबी की बात नहीं है, पैसा कितना भी हो, लेकिन ना वहाँ ढंग का कैफे है, ना बढ़िया से मूवी थिएटर, ना डिस्को। कैसे रहेगी तू? अपनी सहेलियों की बातें सुनकर निशा के मन में और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सगाई होने के बाद अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, और जब तक वो कुछ सोचती तब तक तो शादी का दिन भी आ गया था आज। पापा, आपको मेरी शादी यहाँ जूनागढ़ में करवाना जरूरी था क्या? बेटा तेरे ससुराल वाले यहाँ रहते हैं, तो शादी भी यहीं से होगी ना, कैसी बात कर रही है? मैंने सोचा था मेरी एंट्री में वो बलून वाली ट्रॉली में करवाऊंगी, लेकिन यहाँ देखो ढंग का हॉल तक नहीं है। निशा ऐसा नहीं कहते बेटा, अब ये तेरा ससुराल है, और शादी के बाद एक औरत के लिए ससुराल ही सब कुछ होता है। माँ प्लीज, आप लोग तो वापस अहमदाबाद चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो यही इस छोटे से शहर में रहना होगा। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, चल अपनी शादी पे ध्यान दे, जमाई जी आ रहे हैं। पूरी शादी में निशा छिड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी शादी जैसे उसने सोची थी वैसे बिल्कुल नहीं हुई थी। शादी के बाद निशा और आर्यन जब कमरे में आते हैं तब निशा आज खुद को बोलने से रोक नहीं पाती। क्या क्या सोचा था मैंने कि अपनी शादी में ये करूंगी, वो करूंगी, डीजे वाले को बुलवाऊंगी, एंट्री करूंगी शान से, सब कुछ यूं रह गया। आपको क्या जरूरत थी जूनागढ़ में शादी करने की? आपको यहाँ की शादी अच्छी नहीं लगी? मैंने जितना हो सके उतना इंतजाम तो किया था। कहाँ का इंतजाम किया था आपने? मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपको इस घर में कोई कमी ना हो। कमी यहाँ इस शहर में है ही क्या? मैं बचपन से इतने बड़े शहर में पली बड़ी हूँ, या ना तो बड़े शहर जैसी वाइब्स है, ना ही उनके तौर तरीके। हाँ, हम लोग बड़े शहर में नहीं रहते, लेकिन यहाँ भी देखने लायक, घूमने लायक काफी कुछ है। मैं कल आपको अच्छा सा गार्डन दिखा लाऊंगा। आर्यन और उसके घर वाले कोशिश कर रहे थे कि वो निशा को उसके घर की कमी महसूस ना होने दे, लेकिन हमारी निशा को तो बड़े शहर की ऐसी हवा लगी हुई थी कि उसके आगे उसे अपने ससुराल वालों की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। निशा ये लो, भाकरी खा लो, आ जाओ, बहुत अच्छी बनी है। आप आज तक भी नाश्ते में भाकरी खाते हैं? क्या? भाकरी खाने में क्या है, मठरी जैसी होती है, खाने में स्वाद होता है, पचाने में भी अच्छी है। हम लोग तो बेटा रोज ही ये चाय के साथ खाते हैं। अरे दुनिया क्रॉसॉन तक पहुंच गई और आप लोग अभी तक भाकरी पर ही अटके हुए हैं। क्रॉसॉन? हमने तो नाम नहीं सुना कभी। क्या होता है ये, खेत में उगता है क्या? अरे नहीं भाभी, ये बेकरी में मिलता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बड़ी बेकरी नहीं है जहाँ क्रॉसॉन मिल सके। क्या यहाँ बेकरी नहीं है? मर गई मम्मी, मैं यहाँ कैसे जिंदा रह पाऊंगी? अरे निशा, तुम्हें भाकरी अच्छी नहीं लग रही तो मैं तुम्हारे लिए थेपला बना दूं? नहीं, आप ही खाइए ये भाकरी थेपला। अरे आर्यन कहीं से लेकर आना इसके लिए, वो जो भी मंगवा रही है। माँ क्रॉसॉन? अरे वही ले आना। माँ यहाँ नहीं मिलता, इसके लिए शहर जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कभी शहर जाना हो तो बहू के लिए याद से ले आना, वो अभी नई नहीं है यहाँ, उसे थोड़ा वक्त लगेगा हमारे साथ जुड़ने में। आज के लिए मैं उसे पनीर चिली बनाकर देती हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ बना दो प्रिया, निशा घर को याद कर रही होगी। रूखी सूखी भाकरी कौन खाता है? आज तक अपने घर में रोज अलग अलग नाश्ता करती थी मैं, यहाँ रोज रूखी सूखी भाकरी खाते हैं। कैसे रहूंगी मैं? मम्मी पापा ने भी किस ससुराल में मेरी शादी कर दी, एक बार नहीं सोचा कि मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। निशा के लिए जूनागढ़ में हर दिन बिताना बहुत भारी सा हो रहा था। ना तो उसे यहाँ का खाना पसंद आ रहा था, ना ही शहर। ये कोई गार्डन है? यहाँ बस पेड़ ही है। गार्डन में और भी कुछ होता है क्या? हमारे अहमदाबाद में तो गार्डन के अंदर फ्लावर शो रखा जाता है, राइड्स होती है, लेक और बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती है। ये भी काफी सुंदर है, अब बैठिए आपको मजा आएगा। क्या मजा आएगा? यहाँ कुछ है ही नहीं देखने लायक। कल मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जाऊं?
यहाँ मल्टीप्लेक्स है? नहीं, वैसे बड़े वाले थिएटर नहीं है, लेकिन जहाँ महीने में एक मूवी लगती है ना, वहां हम चल सकते हैं। हे भगवान! आपको भूख लगी है निशा जी, तो हम कालू की ढाबे पर जाते हैं। वहां ना काफी अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, पिज्जा मिलता है? नहीं, पिज्जा तो नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम घर वापस चलते हैं, चलिए। अरे लेकिन आपने कुछ देखा ही नहीं। जितना देख लिया ना उतना काफी है, चलिए चलते हैं घर। अच्छा निशा जी, एक काम कीजिए ना, आप कुछ दिन अपने घर होकर आइए। सच? इससे अच्छी क्या बात होगी, मैं आज ही चली जाती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। चलिए। आर्यन और उसके घर वालों ने काफी कोशिश की कि वो निशा को खुश कर पाए, लेकिन ना तो वो यहाँ ठीक से खाना खा पा रही थी और ना ही खुश हो पा रही थी। इसलिए आर्यन निशा की खुशी के लिए उसे अहमदाबाद छोड़ने जाता है। क्या हुआ, यहाँ मेरा घर नहीं है? हाँ मैं जानता हूँ, वो आपको क्रॉसॉन खाना था ना, तो मैं बस वही लेने जा रहा था। वो देखिए सामने है बेकरी। हाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं भी चलती हूँ। ठीक है, आइए। वैसे भी मुझे पता है कि आपको भाखरी काफी रूखी सूखी लगती है ना? अब जब से आई हमारे घर आपने ठीक से खाना ही नहीं खाया। हाँ, आज तो मैं अपनी पसंद का खाना खाऊंगी। निशा और आर्यन बेकरी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में निशा को उसकी स्कूल की दोस्त रीचा मिल जाती है, जो अकेले बैठकर कुछ खा रही थी। अरे रीचा, तुम यहाँ? निशा, तुम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। और बता, यहाँ अकेले क्या कर रही है? जहां तक मुझे याद है तेरी शादी तो मुंबई में हुई है ना, फिर तू यहाँ घूमने के लिए आई क्या मायके में? नहीं, अब तुझसे क्या छुपाऊं, मेरे ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया। क्या? लेकिन क्यों? मेरी शादी जहां हुई थी वो लोग इतने अमीर नहीं थे। मैं हमेशा ही शिकायत करने में लगी रहती थी। पहले लगा मैं वापस मायके आ जाती हूँ, पर फिर जब ससुराल से दूर हुई तो पता चला कि जो लड़कियां ससुराल छोड़ देती है ना, उनकी इज्जत मायके में भी नहीं रहती। आज सोचती हूँ तो लगता है कि शायद मैंने ससुराल की रूखी सूखी खा ली होती, तो आज मैं भी तुम सबकी तरह अपने ससुराल वालों के साथ, पति के साथ खुश होती। यहाँ के लिए जिंदगी तो ना बिता रही होती। हाँ, मैं भी तो यही गलती कर रही हूँ। चलिए, मैंने आपके लिए क्रॉसन ले लिया है। अच्छा, आप लोगों को देर हो रही होगी, मैं चलती हूँ। चले? हाँ, इस तरफ नहीं, पीछे की तरफ चलते हैं। लेकिन आपका घर तो इस तरफ है, पीछे तो जूनागढ़ जाने का रास्ता है। हाँ, तो हम वहीं चल रहे हैं, अपने घर जूनागढ़। माँ जी और भाभी से कहिए कि हम उनके लिए क्रॉसन और पिज्जा लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम सब मिलकर मूवी देखने चलेंगे, और हाँ, भाखरी भी लेकर चलेंगे साथ में। अरे लेकिन आपको तो भाखरी काफी रूखी सूखी लगती है ना? मुझे अपने ससुराल की रूखी सूखी भी पसंद है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा केयर करने वाला ससुराल मिला है। मैं ही पागल थी जो अब तक शिकायत कर रही थी बेवजह। चलिए, अब पिज्जा भी लेना है ना रास्ते से। चलो चलते अपने घर। अरे गीता बेटा, जब भी आती है 5-6 दिनों के लिए ही आती है। देख, इतने दिन में ना मेरा मन नहीं भरता। अरे बच्चों के साथ जी भर के खेल भी नहीं पाती हूँ। इस बार तो दामाद जी आएंगे ना तो मेरा झगड़ा होगा उनसे। अरे भाई, बिटिया की शादी कर दिए तो क्या उसके साथ रहने को भी तरस जाएंगे हम? अब साल भर तो तू ससुराल में ही रहती है, मुश्किल से 2-3 महीने में एक चक्कर लगता है तेरा, उस पर भी हमेशा जल्दी ससुराल भागने की रट लगाए रहती है। मम्मी, निखिल से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अरे सोने जैसा दामाद मिला है आपको, वो इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे मायके आने से रोकती नहीं। और मैं 1 हफ्ते की जगह 1 महीने के लिए भी आऊंगी ना, तभी आपका मन नहीं भरेगा। अरे माँ का मन कभी अपने बच्चों से भर सकता है क्या? और आप तो समझती हो ना, ससुराल में मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और उनसे मैं क्या शिकायत करूं। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वापस ससुराल पहुंच जाऊं। आपको पता है ना माँ, 1 हफ्ता यहाँ रुकना मतलब ससुराल जाके 3 हफ्ते का काम करना। अरे मम्मी, शादी का मतलब ही होता है बेटी के पैरों में जंजीर बांधना। अब आपकी बेटी के पैरों में जंजीर बन चुकी है। ससुराल वाले जंजीर ना भी खींचे ना तो भी ये कैदी वापस अपने जेल में भाग कर जाएगा ही जाएगा। इतनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची शादी के बाद। क्या करूं बेटा, समझती तो मैं सब हूँ, लेकिन ये माँ का दिल है ना, मानता नहीं है। अब लगता है अपने अकेलेपन को भरने के लिए ना मुझे एक बहू लानी ही पड़ेगी।
वरना मैं बेटी के मुंह में पड़कर कहीं उसकी घर गृहस्थी ना बिगाड़ने लग जाऊं। अच्छा सुन, अगली बार आएगी ना तो तेरे लिए कुछ अच्छे से कपड़े ले लेंगे। अरे इस बार तो पूरा टाइम अपनी बातों में ही निकल गया, कहीं जा ही नहीं पाए हम लोग। माँ क्यों परेशान होती हो, मेरे पास बहुत कपड़े हैं और आपने इतना कुछ दिया है, फिर भी आपको हमेशा कम ही लगता है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मंजुला के 2 ही बच्चे थे, बेटी गीता और बेटा वेद। यूं तो मंजुला अपने दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहते हैं ना, एक उम्र के बाद बेटियां माँ की सहेली हो जाती हैं। जहां बेटा वेद जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद माँ से थोड़ा गैप मेंटेन करने लगा था, वहीं गीता और मंजुला माँ बेटी से धीरे धीरे सहेलियां बनती जा रही थी। शादी की उम्र होने पर मंजुला ने गीता को विदा तो कर दिया था, लेकिन जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा गीता के साथ विदा हो गया था। हर बार गीता को ससुराल भेजते समय वो उसकी फिर से लौट कर आने के दिन गिनने शुरू कर देती थी। धीरे धीरे समय बीता और गीता 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन गई। मायके और ससुराल दोनों जगह उसे भरपूर प्यार मिल रहा था। माँ मंजुला तो जैसे उसे पलकों पर ही बिठा कर रखती। हर बार जब फोन करती उसका एक ही सवाल होता, घर कब आ रही है। मंजुला ने शादी के बाद भी गीता को कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि अब वो मायके का हिस्सा नहीं रही, लेकिन बढ़ते परिवार के कारण गीता अब अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने लगी थी। देखते ही देखते कैसे इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। वेद अब शादी के लायक हो गया है, गीता भी अपने परिवार में व्यस्त रहती है। मेरे अकेलेपन के कारण उसे भी जल्दी जल्दी अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर मुझसे मिलने के लिए आना पड़ता है। शायद समय आ गया है कि मैं वेद के लिए एक प्यारी सी दुल्हन ले आऊं, ताकि मेरा मन भी लगा रहे और गीता भी अपने परिवार और बच्चों को पूरा समय दे सके। गीता की शायद किस्मत अच्छी थी कि उसे अपने बेटे वेद के लिए बेटी गीता की ही जैसी प्यारी और सुशील लड़की सुरभि मिल जाती है। शादी के बाद, मम्मी जी ये देखिए ना, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, बताइए तो आपको कैसी लगी। अरे वाह बेटा, खूब खुश रहो, भगवान तुम्हें खूब लंबी उम्र दे। अरे मेरी बहू पहली बार साड़ी लेकर आई है, इसमें ना पसंद होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इस साड़ी को पहनकर मैं पूरे मोहल्ले को दिखाने वाली हूँ कि देखो मेरी बहू ने गिफ्ट की है। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं बेटा, जब बहू अच्छी होती है ना तो सास भी अपने आप अच्छी हो जाती है। अरे बच्चे, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, बाजार जाकर अपने साथ साथ मेरे लिए भी शॉपिंग करके लाई, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तेरी लाई हुई साड़ी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूं। सुरभि ने सास की तरफ एक कदम बढ़ाया था, बदले में सास मंजुला ने जैसे आगे बढ़कर सुरभि को गले लगा लिया था। मम्मी जी, मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, आप चलेंगे मेरे साथ? वेद को फोन किया तो बोल रहे हैं उन्हें ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। अरे क्यों नहीं बेटा, अब ये छोटी मोटी चाट पकौड़े खाने के लिए भी तुझे वेद के आने का इंतजार करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आज से हम दोनों गोलगप्पे पार्टनर हुए। अब से ना हफ्ते में 2 बार हम दोनों चाट खाने चला करेंगे। बोल मंजूर? बिल्कुल मंजूर। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सुरभि और मंजुला एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। उन दोनों की दोस्ती गुजरते वक्त के साथ और भी गहरी हो गई थी। मंजुला सुरभि की घर के कामों में मदद करती और जब काम खत्म हो जाता तो दोनों सास बहू घंटों बैठकर गप्पे मारती और टीवी देखते। इतना ही नहीं, वेद और सुरभि अक्सर डिनर के लिए जाते तो अपने साथ मंजुला को भी लेकर जाते। नई बहू सुरभि ने ससुराल में अपनी जगह बहुत अच्छे से बना ली थी। परिवार में सभी खुश थे। क्योंकि अब मंजुला भी बहू के साथ खुश रहती थी, इसलिए वो बेटी गीता को ज्यादा परेशान नहीं करती थी और ना ही उसे बार बार मायके आने की जिद किया करती थी। गीता बेटा, भगवान की बड़ी कृपा रही मुझ पर कि मुझे बिल्कुल तेरे जैसी बहू देती। अब बेटी जैसी बहू घर आ जाती है ना तो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। अब बस एक ही बात की कमी है मेरे जीवन में। जल्दी से कान्हा जी बाल गोपाल दे दे सुरभि को, तो मैं भी पोते पोतियों में खेलूं और अपना बुढ़ापा सुख से बिताऊं। हाँ तो मम्मी बात करो ना भाभी से, अब तो उनकी शादी को 2 साल भी होने वाले हैं और कितना वेट कराएंगे आपको। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, एक बार ना बहू से बात करके देख लेती हूँ। वैसे आजकल की लड़कियां ना जल्दी से बच्चों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। मन में झिझक होगी ना कि बच्चों के चक्कर में पड़ जाएगी तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी। मैं उसे समझा दूंगी कि वो चिंता ना करे। अरे बच्चे संभालने के लिए मैं हूं ना,
इसी बहाने मेरा भी समय कट जाएगा। बेटी से बात करने के बाद मंजुला फोन रख देती है और बहू सुरभि के पास जाती है। सुरभि बहू, तुम्हारी शादी को 2 साल से ऊपर हो गए बेटा। नई शादी में तो देखो हम समझते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तुम भी घर में अच्छे से घुल मिल गई हो। अब अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो। कुछ चीजें ना समय से होती हुई ही अच्छी लगती है। सास की बात सुनकर सुरभि थोड़ी सी झेंप गई थी। अरे शर्मा रही हो क्या? बेटा मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना, मुझसे क्या शर्माना। मंजुला को लगा था कि बहू सुरभि को समझाने के बाद शायद जल्दी ही वो खुशखबरी उसे सुना देगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी सुरभि ने ऐसी कोई खुशखबरी अपनी सास को नहीं सुनाई थी। कुछ महीनों के बाद, अरे मम्मी, तुम तो कह रही थी कि तुम अब पोते पोती खिलाना चाहती हो, लेकिन अभी तक भी भाभी ने कोई गुड न्यूज नहीं सुनाई। क्या बात है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप बात करो ना। अरे बेटा तू ऐसी बातें मत कर, मेरा तो जी घबराने लगता है। आजकल वैसे ही हर चौथे घर में देखो नई नवेली दुल्हनों को बच्चे नहीं हो रहे। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। मैं कल ही बात करती हूँ बहू से। अगले दिन फिर से मंजुला बहू सुरभि से बच्चों के बारे में बात करती है। देखिए माँ जी, बार बार बच्चों के बारे में कहने से कोई फायदा नहीं है। मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, और वैसे भी बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ये तो पति पत्नी का आपसी मामला होता है। इसके बीच में आप ना पड़े तो ही बेहतर होगा। मंजुला बहू सुरभि का जवाब सुनकर बहुत हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुरभि उससे इस तरह भी बात कर सकती है। अरे बेटा तू तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि देखिए माँ जी, आप मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, आप मेरे ऊपर दबाव बनाना बंद कर दीजिए। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि आज के बाद आप इस बारे में मुझसे बात ना करें तो ही बेहतर होगा। इतना कहकर सुरभि वहां से उठकर चली जाती है। मंजुला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर माजरा क्या है। कुछ दिन इंतजार करने के बाद आखिर वो बेटे वेद के पास जाती है। देख बेटा वेद, बड़ी दुविधा के साथ मैं तुझे ये बात कह रही हूँ। तुम्हारी शादी को काफी लंबा समय बीत गया है। बेटा ऐसा भी नहीं कि शादी बहुत कम उम्र में हो गई हो तो तुम ये कहो कि भाई अभी तुम बच्चों के लिए तैयार नहीं हो। बेटा ज्यादा देर मत करो, मेरी मानो तो एक बच्चा प्लान कर लो। मैंने तो बहू से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो हर बार झड़क देती है, जैसे कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। अब चिंता मत करो माँ, मैं उससे बात करता हूँ। मंजुला को काफी उम्मीद थी कि उसकी बात बहू चाहे सुने या ना सुने, लेकिन वेद की बात को तो वो कम से कम नहीं टालेगी। लेकिन इस बार भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और महीनों बीतने के बाद भी बहू सुरभि कोई खुशखबरी नहीं सुनाती। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर प्रॉब्लम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरभि के घर वालों ने मुझे अंधेरे में रखकर ये शादी की हो और इसी में कोई कमी हो। बेटा देख, मैं तेरी माँ की तरह हूँ। अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताना बेटा। मैं तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। और मैं ना उन औरतों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो बच्चे ना होने का पूरा दोष बहू के माथे मर देती है। लेकिन बेटा मेरा बस इतना कहना है कि तुम कम से कम बताओ तो सही कि समस्या क्या है, तभी तो हम कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे ना। अरे माँ जी, मैंने कहा ना मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं हुई है मुझे। मैंने कह दिया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। सुरभि एक बार फिर से सास को झड़क कर चली गई। बस अब बहुत हो गया, इस बहू ने बहुत तमाशा कर लिया। आज मैं वेद से साफ साफ बात करूंगी, या तो अपनी बीवी को समझाए वरना मैं इसके माँ बाप को बुलाकर अब फैसला करने वाली हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? इसकी जिद के कारण मेरा बेटा तो बेऔलाद रह जाएगा ना। मंजुला गुस्से में अपने बेटे वेद के पास जाती है। वेद बेटा, बिल्कुल सच सच बता, ये बच्चा न करने की बात में तेरी भी रजामंदी है या सिर्फ बहू की जिद है? देखो माँ, मैं भी चाहता हूँ कि अब हमारे घर एक बच्चा हो, लेकिन सुरभि मानने को तैयार ही नहीं है। जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ हमेशा कहती है बच्चे को छोड़कर और कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस बच्चे की बात मत करना। अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? बेटा तो इसका पति है, मुझे ऐसा लगता है जरूर बहू के मन में कोई बात है जिसे बताने से वो घबरा रही है। तो विश्वास में लेकर सारी सच्चाई उससे पूछना। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो बच्चों के लिए मना कर रही है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि मेरी इतनी प्यारी बहू बच्चे ना चाहती हो। अरे मैंने खुद उसे छोटे छोटे बच्चों को प्यार से दुलारते हुए देखा है, और ऐसी कौन सी औरत होगी जो ये ना चाहती हो कि उसके घर संतान ना पैदा हो।
और उसे माँ बनने का सुख ना मिले। माँ की बात सुनकर वेद को भी एहसास होता है कि शायद उसकी पत्नी सुरभि वाकई किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। देखो सुरभि, तुमने कहा तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम कभी भी बच्चा नहीं चाहती। तुम ही सोचकर बताओ, क्या मेरी इच्छा नहीं होगी कि हमारे घर बच्चे की किलकारी गुंजे, कोई नन्हे नन्हे कदमों से मेरी ओर आए और पापा पापा कहकर बुलाए। वेद की बात सुनकर सुरभि रोने लगती है। देखो तुम्हें मेरी कसम है, बिल्कुल सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे मन में है क्या, हुआ क्या है? मैं वादा करता हूं तुम्हारा ये राज मुझ तक ही रहेगा। एक दिन की बात है, आप ऑफिस गए हुए थे और माँ जी गीता दीदी के यहाँ, मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। अचानक से सफेद वस्त्र पहनकर लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी और मुझसे पानी मांगा। पानी पीकर उन्होंने कहा, बेटा जैसे तूने जल पिलाकर मुझे सुख दिया है, मैं भी तेरे ऊपर आने वाले एक बहुत बड़े संकट का उपाय तुझे बताता हूँ। तेरे माथे की लकीर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू अपनी सास से बहुत प्रेम करती है, अपनी माँ से भी अधिक प्रेम है तुम्हारे मन में उनके लिए, है ना? तो मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तेरी होने वाली पहली संतान के जन्म पर तेरी सास का निधन हो जाएगा। तेरी सास कभी भी अपने पोते या पोती को अपनी गोद में नहीं खिला पाएगी। यदि तू अपनी सास को स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हुए देखना चाहती है तो अपनी संतान को कभी भी इस दुनिया में लेकर मत आना। इतना कहकर वो बाबा अलख निरंजन करते हुए वहां से चले गए। बस इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे घर बच्चे का जन्म हो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होने के बाद भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातों में भरोसा करती हो? और मैं भी तो देखो, ऐसा कौन सा बाबा है जिसे जन्म मृत्यु सबका पहले से ही ज्ञान है? ऐसे मजाक मत उड़ाओ। वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे, तभी तो उनको मेरा मस्तक देखकर पता चल गया कि मैं माँ जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जरा पता निकालता हूँ कि आखिर वो कौन सा बाबा है जिसे तुम्हारे भविष्य के बारे में इतनी जानकारी है। मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। घर के दरवाजे पर लगी सीसीटीवी फुटेज निकालकर वेद उससे बाबा का फोटो निकलवाता है और पास के ही थाने में उस फोटो को दे आता है। कुछ दिनों बाद पुलिस के हत्थे एक बाबा लग जाता है। हाँ, यही थे वो बाबा जी जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारे संतान के जन्म से माँ जी की मृत्यु हो जाएगी। क्यों भाई बाबा जी, अंधविश्वास फैलाते हो? अच्छा आप ऐसा करो, बहुत ज्ञानी हो ना, हम सबका भविष्य भूत वर्तमान सब बताओ, हम भी तो देखें कितनी शक्तियां हैं आपके पास। अरे मैं कोई भूत भविष्य बताने वाला बाबा नहीं हूँ। मैं तो घर घर शनिवार के दिन तेल मांगा करता था, लेकिन एक दिन एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे एक एड्रेस देकर कहा कि मैं वहां जाकर इनसे वो सारी बातें कहूँ, और उसके बदले में उसने मुझे 5,000 दिए थे। क्या एक औरत ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? कौन थी वो औरत? अब मुझे नहीं पता। हाँ, उसने अपना नाम गीता बताया था। गीता का नाम सुनकर वेद के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। घर पहुंचकर, माँ आपका गुनहगार मिल गया है, जिसकी वजह से आप आज तक पोते के सुख से वंचित रही। जानना चाहती हैं कौन है वो? क्या हुआ बेटा, बताना कौन है गुनहगार? आपकी बेटी ने एक बाबा को पैसे देकर हमारे घर भेजा था, ताकि वो बाबा सुरभि को आपकी मौत के बारे में कहकर डराए और हमारे घर कभी भी बच्चे का जन्म ना हो। अब आपकी बेटी ऐसा क्यों चाहती थी, ये वो अपने मुंह से बताएगी। बताओ दीदी, आपने ये सब क्यों किया? हाँ, मैंने भेजा था उस पापा को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ को पोता पोती मिले और वो मेरे बच्चों को और मुझे बिल्कुल भूल जाए। अरे कितना प्यार करती थी माँ मुझे। हर 10वें दिन माँ की घर आजा की रट लग जाती थी। मेरे बच्चों को इतने तोहफे, चॉकलेट, मिठाइयाँ भिजवाती थी। लेकिन जब से भैया की शादी हुई, माँ ने तो मुझे पूछना ही छोड़ दिया, बस अपनी बहू में बिजी हो गई। मैं जानती थी अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो मेरे बच्चों का अधिकार भी मर जाएगा। बस इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा। बेटियों का अपना घर संसार होता है, और मुझे इस बात का एहसास था कि मैं इस तरह रोज रोज फोन करके मायके बुलाकर तेरे घर संसार में दखल दे रही हूँ। बस इसीलिए बहू के आने के बाद मैंने अपनी दखल अंदाजी थोड़ी सी कम कर दी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुझे या तेरे बच्चों को भूल गई हूँ बेटा। माँ के लिए तो सारे बच्चे हमेशा एक समान होते हैं, और वो घर में अभी नई नई आई है। उसे मेरे प्यार की तुम दोनों से ज्यादा जरूरत है, और तुमने ये अर्थ निकाला। मुझे शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। दीदी को माफ कर दीजिए माँ जी, जो हुआ सो भूल जाइए। हम सब लोग एक परिवार हैं। बस आशीर्वाद दीजिए कि आगे से हम सभी के बीच में कोई भी गलतफहमी ना आए। भाभी की बात सुनकर गीता भी अपनी माँ और भाभी से माफी मांग लेती है
और ठीक 1 साल बाद सुरभि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।